कल की वीडियो में पढ़ाया गया था कि चिंतन के कौशल कौन कौन से कौशल थे, जिसमें बताए थे कि 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये अगला है चिंतन कौशल। इसके बारे में पढ़ेंगे कि चिंतन कौशल क्या होता है। जैसे कि चिंतन का अर्थ होता है मनन करना। जैसे इसे बताया गया, चिंतन या मनन कौशल के अंतर्गत व्यक्ति छात्र किसी समस्या या तथ्य पर गहन सोच विचार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी बात की या किसी भी समस्या से या कोई भी ऐसी बात होती है जिसमें हम गहरा क्या करते हैं, सोचते हैं, ताकि हमारी जो समस्या है, जो हमारे परेशानियां हैं, उसको अच्छे प्रकार से उस पर गहन अध्ययन करते हैं या विचार करते हैं कि इस समस्या से हम कैसे उभरे या इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं। तो हर व्यक्ति अपने आप को उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए या उस समस्या से उबरने के लिए वो नई नई सोच अपना मंथन करता है, ताकि इस समस्या से बाहर निकल सके और ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाए। तो उसी चिंतन, उसी मनन को ही गहन जो सोच करते हैं, सोचते विचारते हैं, वही होते हैं चिंतन कौशल। हर व्यक्ति के पास, हर मनुष्य के पास, जितने भी प्राणी इस धरती पे हैं, सभी व्यक्ति छोटी समस्या, बड़ी समस्या, पर डे, प्रतिदिन उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई ऐसे चीज होती है जिन पे हम गहन मनन, चिंतन, अध्ययन करते हैं और उस समस्या को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई जरूरी नहीं होता है कि बड़ी ही समस्या पे हम केवल चिंतन करते हैं या विचार करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे भी हम क्या करते हैं, पहले विचार करते हैं, सोचते हैं, तब हम किसी कार्य को आगे करने के लिए कदम को उठाते हैं कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं, क्या वो कार्य में हम सफल हो पाएंगे या कि हमारा काम कुछ मिनटों के बाद वो रुक जाएगा। इसलिए सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बना लेते हैं, उसमें सोच विचार मंथन करके ही हम किसी कार्य को प्रारंभ करना शुरू करते हैं। अगला है चिंतन कौशल के प्रकार। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत छात्र की वह विचार एवं आस्था उचित अनुचित भेदभाव एवं पूर्वाग्रह आदि तथ्यों में स्पष्ट रूप से भेद कर सके। आलोचना का मतलब तो आमतौर पर ये होता है किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना। तो आलोचना का मतलब होता है कि हम किसी की कमी को बताते हैं। कुछ आलोचनाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति के लाइफ को सुधार देती हैं। कुछ आलोचनाएं ऐसी भी होती हैं कि जो व्यक्ति को नर्वस कर देती हैं और उसके आगे के बढ़ने वाले कदम को रोक देती हैं। आलोचनाएं दो प्रकार की होती हैं। कुछ आलोचनाएं व्यक्ति करता है तो बच्चा उस आलोचना से कुछ नया सीखता है और आगे बढ़ता है। जैसे कि बताया जाता है, टीचिंग लाइन में BTC में कराई जाती है या जो बच्चे B.Ed करते हैं तो अक्सर उनको जो लेसन प्लान वगैरह बनवाए जाते हैं, तो उसमें जब भी कुछ होता है, जो कमेंट लिखे जाते हैं, जो आलोचना लिखी जाती है, उन बच्चों को इसलिए लिखी जाती है ताकि उनमें जो कमी है, जो उन्होंने अपनी कमी को नहीं देख पा रहे हैं, वो टीचर पीछे से कमेंट कर देता है या लिख देता है, ताकि आने वाले समय में अगर वो शिक्षक बनता है और कहीं जाता है तो जो कमियां यहाँ पे है उसमें वो कमी वहाँ पे न दिखे। उससे वो उसको क्या करते हैं, मुक्ति करते हैं। और ये होता है कि हम बच्चे को गाइड करते हैं, उसको बताते हैं उसकी आलोचना के माध्यम से कि आप में कहाँ कमियां हैं। तो वो आलोचना ऐसी होती है, उसको मोटिवेट करती है, अर्थात उसको आगे बढ़ने की जिज्ञासा होती है कि शायद हम में सच में ये कमी है, हमें और अच्छा से अच्छा लिखावट होगी, ब्लैक बोर्ड की लिखावट होनी चाहिए, अच्छे से बच्चों को समझाना चाहिए, हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस सारी चीज़ों को अपने आप में वो क्या करता है, उन सारी चीज़ों को वो अच्छे से अच्छे अपने अंदर क्या करता है कि कायम करता है, ताकि हम में जो कमियां हैं वो दूर हो सके। उसी तरीके से इसमें दिया गया है कि उचित अनुचित में
उचित का मतलब होता है क्या गलत है क्या सही है। तो अगर क्या गलत है क्या सही है, मान लीजिए हमने किसी बच्चे से कहा कि तुम में ये काम नहीं है, तो हो सकता है भाई कि वो उचित अनुचित में भेद कर सकता है, क्योंकि जब तक हम डेवलप पूरे हमारे शरीर का विकास हो जाता है हम उचित अनुचित में भेद कर लेते हैं। जब तक बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो ना समझ होता है, लेकिन जब प्रौढ़ावस्था में जब व्यक्ति चला जाता है तो उसको क्या गलत है क्या सही है क्या उचित है अनुचित है ये सोचने समझने की क्षमता और एक दूसरे को भेद करने में वो पूर्ण रूप से निपुण हो जाता है और वो स्पष्ट रूप से उनमें भेद भी कर लेता है कि वास्तव में हम गलत हैं कि सही है, आखिर हमारी व्यक्ति आलोचना क्यों कर रहा है। अब हमारे अंदर ये कमी होगी तभी तो लोग आलोचना करते हैं। मान लीजिए ये तो पढ़ाई से रिलेटेड था, मान लीजिए किसी लड़की है, अक्सर देखा जाता है कि थोड़ी सी उदंड टाइप की है, उसके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, गांव में अक्सर देखा जाता है कि उसकी लोग आलोचना करते हैं बुराइयां करते हैं। तो कभी कभी कुछ तो बच्चियां होती हैं जो क्या करती हैं कि आलोचना बहुत बार बार करते हैं लोग, तो वो अपने आप को क्या करती हैं कि सुधार लेती हैं, लेकिन कुछ तो लोग की आदत सी हैबिट सी बन जाती है, इसको अपने अंदर से वो निकाल नहीं पाती बल्कि और ही गड़बड़ हो जाती हैं। अगला है रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत छात्र समस्या के प्रति नवीन समाधान एवं उत्तम प्राप्त करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है कि नवीन समाधान और उत्तम प्राप्त करने का, रचनात्मक का मतलब है कि रचना करना, यानी चिंतन का। नवीन का मतलब होता है कि जैसे कहे थे आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि रचनात्मक का मतलब होता है कि अपने माइंड से अपने मस्तिष्क से अपनी कोई अलग से रचना देना ही रचनात्मक होती है, जिसको व्यक्ति स्वयं किसी चीज की रचना देता है। जैसे चित्रकार होते हैं, बताए थे हम आप लोगों क्लास में कि अगर मान लीजिए कोई चित्रकार है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो किसी चीज से कला देख करके ही आपको जो है कि बनाता है। जैसे अपना वो उसके माइंड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने दिमाग से तुरंत रचता है और आपकी तस्वीर बना देता है। मान लीजिए किसी चीज की बना दिया, जैसे मेहंदी लगाती हैं लड़कियां, तो वो कोई किताब से नहीं देख करके बनाती हैं, वो एक कल्पना करती हैं, अपने माइंड में ही उसका रचनात्मक व्यू रखती हैं, जिसको हाथों पे अपने ऑटोमेटिक उसको लगाती जाती हैं, उनको किसी भी चीज़ की देखने की जरूरत नहीं होती है। तो रचनात्मक का मतलब होता है कि अपने दिलो दिमाग से अपने मस्तिष्क से नए चीज नए आकार को आकृति प्रदान करना ही रचनात्मक चिंतन होता है, जिसमें कि कहा गया है इसमें कि अपनी नवीन समस्या को, जैसे कोई समस्या है उसको नवीन तरीके से समझाना और सुलझाना और उस समस्या से उबरना ही रचनात्मक चिंतन कहलाता है। मान लीजिए कोई समस्या है, घर परिवार में सभी उलझे हुए हैं, किसी का माइंड काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी में किसी कोई पढ़ा लिखा है, उसकी उस समस्या को नवीन तरीके से सॉल्व कर देता है, तो वो क्या हुआ रचनात्मक हुआ और वो समस्या उसकी सॉल्व हो जाती है। अगला है द्वंद्वात्मक चिंतन। द्वंद्वात्मक चिंतन में छात्र किसी भी समस्या के प्रति कई दृष्टिकोणों से सोचता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो समस्या उसकी है उसको कई दृष्टिकोण का मतलब होता है कि कभी कभी व्यक्ति, हर व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या खड़ी होती है तो वो चारों तरफ से उसके मतलब हाथ पांव जिसको कहते हैं बन जाता है, उसका माइंड काम नहीं करता कि हम इस समस्या से कैसे आगे निकले या कैसे सोचें, तो निम्न दृष्टिकोण रखता है। हम कहने का मतलब है कि वो सोचता है कैसे करूं, किधर से कर दूं, किधर से कर दूं, किस मेथड से करूं कि जो हमारी चीज है वो व्यर्थ न जाए, वो हम क्या करें उसका कहीं ना कहीं यूज कर लें। इसी को कहते हैं द्वंद्वात्मक चिंतन। छात्र किसी भी समस्या के प्रति कई दृष्टिकोण से सोचता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा बीटीसी कर रहा है या टीचिंग लाइन में गया, ठीक है, तो उसका मकसद तो पूरा है पूरा कि हम टीचर ही बनेंगे, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट कि उसको सरकारी जॉब नहीं मिला, तो अब वो मान लीजिए इतना पैसा लगा के पढ़ा लिखा, तो अब वो क्या करेगा, उसका दृष्टिकोण अब ये नहीं होगा कि हम चले चूड़ी बेचने लगे या कपड़ा बेचने लगे, उसका तो मस्तिष्क यही होगा कि हम ठीक है गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सके, लेकिन जो हमारे अंदर कला है, जो हमारे अंदर ज्ञान है, इसको हम किसी और तरीके से, कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी नहीं, एक एक से कोचिंग वाले अच्छे से अच्छे हैं,
लाखों लाख रुपया कमाते हैं, उनकी शैली इतनी अच्छी है, उनके पढ़ाने के तरीके इतने अच्छे हैं, तो क्या है कि अपनी समस्या के प्रति कई दृष्टिकोण रखा, यानी पढ़ा, उसको कई, मान लीजिए एक सरकारी नौकरी उसका मेन उद्देश्य था, नहीं मिला, लेकिन उसका दृष्टिकोण ये तो था ना कि चलिए ठीक है नई नौकरी मिली, कहीं कोचिंग खोला, कहीं इंस्टीट्यूट खोला, अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको कहीं सरकारी नौकरी से अधिक सैलरी का लाभ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसका जो परिश्रम था वो निरर्थक नहीं गया, वो क्या हुआ, सार्थक हुआ, क्योंकि वो समस्या के प्रति अपना दृष्टिकोण चारों तरफ उसने दौड़ाया। आगे है प्रतिबिंबन। इसके अंतर्गत छात्र मुख्य समस्या से अपने को अलग रखता है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब मतलब होता है छाया। ठीक, किसी चीज पे जब हमारी छाया पड़ती है तो कहने का मतलब है कि हमको हमेशा उस समस्या से अपने आप को अलग रखना चाहिए, अर्थात दूर रखना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए हमारे पास समस्या है तो हम रात दिन उसी को लेकर के उसी को उलझे रहेंगे तो बाकी काम को हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रतिबिंब के अंतर्गत छात्र मुख्य समस्या से अपने आप को अलग रखता है, परंतु उसके बावजूद समस्या के मुख्य हिस्सों को समझने का प्रयास करता है। इसके साथ विभिन्न छात्रों द्वारा की जा रही चिंतन प्रक्रिया पर नजर रखता है और समस्या से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार करता है। मान लीजिए सपोज दैट कि वो उसकी समस्या है, लेकिन उस समस्या से अपने आप को अलग रख रहा है, लेकिन फिर भी उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वो क्या है, दृष्टिकोण रखा है। ऐसा नहीं है कि उसको क्या किया है, निरर्थक कर रहा है। उसकी रणनीति उसके मन में हमेशा चल रही है, उसकी रणनीति उस समस्या के प्रति बनाया हुआ है। मौका आते ही उस समस्या को क्या करता है, उस रणनीति पे अपना जो बनाया है समस्या मौका को देख करके और उस समस्या को सॉल्व कर देना ही प्रतिबिंबन कहलाता है। अर्थात हमारे मन में हर व्यक्ति की अगर समस्या है तो कुछ पल के लिए ऐसा कर देता है, इग्नोर करता है, छोड़ो उसको चिंता करने से कुछ मिलने नहीं वाला है, समय आएगा तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो ये हमारे मन में पहले से क्या है, रणनीति है। मान लीजिए जैसे एक बताएं इसमें कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी उसकी नहीं मिली, ठीक, हो सकता है कि वो ये सोचता हो कि चलो नहीं मिला, अपना एक विद्यालय ही खोल लेते हैं। ये उसकी समस्या है कि वो पहले से तैयार कर रणनीति बना रहा है कि हमको इतना पैसा हो जाए, इतने जमीन हो जाए, तो ये सारी रणनीति बनाता। हो सकता है कि एक समय उसका ऐसा भी आ सकता है कि सारी चीजें उपलब्ध हो जाए और वो विद्यालय खोल सकता है, मैनेजमेंट को चला सकता है। तो ये क्या है, एक तरह का प्रतिबिंब है, इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। और चिंतन कौशल के अंतर्गत ये प्रकार थे और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।